हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार हुई से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है 5 जून से लेकर 23 जून के बीच में। तो साथ ही आज का हमारा सेकंड क्लास होने वाला है। जो सुबह 10 बजे क्लास हमने प्रोवाइड किया था वो जीके जीएस का मिक्स टेस्ट प्रोवाइड आपको किया था। तो इसमें साथ ही जो शाम में 7:30 बजे क्लास आएगी, इसमें आपका जो रेलवे के ऑल टॉपिक वाइज क्वेश्चन हुए थे प्रीवियसन में वो क्वेश्चन होने वाली है। तो आज साथ ही हम लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि कुल क्वेश्चनों की संख्या 50 होने वाली है और आप सभी का सही करने के लिए 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसमें हम साथ ही क्या करेंगे, जितने भी आपका टॉपिक वाइज जैसे ग्रुप डी के एग्जाम में सॉल्व पूछे गए हैं और एनटीपीसी में, आरपीएफ में, टेक्नीशियन में, तो यदि साथ ही हम प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज भी क्लास कर लेते हैं तो लगभग हमारे यहाँ से 80 से 90% सवाल प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं। तो सुबह हम लोग जीके जीएस का टेस्ट करेंगे सुबह 10 बजे और शाम में 7:30 बजे टॉपिक वाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे हमारी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। ओके तो पहला पेपर क्वालिफाइंग करने के लिए आप सभी को मालूम होगा कि 40 क्वेश्चन जीके जीएस के आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, प्लस साथ ही 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में सीबीटी 1 में। जब आप साथ ही सीबीटी 1 क्वालिफाइंग करते हैं तो सीबीटी 2 पेपर होता है। सीबीटी 2 पेपर में सेम सिलेबस रहेगा, बस साथ ही क्वेश्चनों की संख्या क्या रहती है वो बढ़ जाती है। जीके जीएस में 40 की जगह 50 हो जाती है और साथ ही मैथ में 30 की जगह 35 हो जाती है। जैसे आपका आरपीएफ का सिलेबस होता है ना, सेम वैसा सिलेबस हो जाता है एनटीपीसी सीबीटी 2 पेपर। और रीजनिंग 30 से साथ ही 35 क्वेश्चन हो जाता है, यानी 120 क्वेश्चन आने लगेंगे। ओके समय आपको केवल 90 मिनट का मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। सिलेबस यही 3 सिलेबस आपको पढ़ना है, जीके, मैथ, रीजनिंग। ओके तो आज हमारा सेकंड क्लास होने वाली, सुबह 10 बजे वाली क्लास आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भी साथ ही हमने प्रीवियस ईयर के सवाल को हल किया बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा कि आप सभी का आज टॉपिक वाइज में कितना स्कोर रहा। ओके पूरे 50 प्रश्न में से पहला प्रश्न देखेंगे, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो लकड़ी से बने थे। पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी बताइए? तो ईंट के बने भवन थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? यानी जो हड़प्पा के लोग थे वो इनमें से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? देखिए, शिव भगवान की तो पूजा करते थे, कबूतर की भी पूजा करते थे, स्वास्तिक की भी पूजा करते थे, लेकिन साथ ही विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? विष्णु भगवान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? धौलावीर एक पूरा तात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? धौलावीर एक पूरा तात्विक स्थान है, ये किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इस बार आप जानते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम होने वाली है 59 लाख स्टूडेंटों में होने वाले, क्योंकि फॉर्म 59 लाख अप्लाई हुए हैं। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होगा जो कि 63 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो कंपटीशन हाई होने वाली है, तो ध्यान रहे, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी से रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो भाई पशुपति जी की। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? भारत में अंग्रेजी द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डैश नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। बताइए किस द्वीप या आर्यावर्त, भारत या भारतवर्ष नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र? तो वो भारत है भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है?
तो सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान कौन नहीं है? देखिए कालीबंगा तो है, मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है, लेकिन आजमगढ़ नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किसमें मुर्दों की टीला है? बताइए, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किसमें मुर्दों की टीला है? उर्दू, फारसी, हिंदी या सिंधी में? तो याद रहे साथी, ये सिंधी में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंधी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास में इनमें से कौन शामिल है? कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास इनमें से कौन शामिल है? बताइए, आराम से सोच समझ के राइट आंसर दीजिए। तो शहर विकास है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, रोपड़। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? जो विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी है, इसकी प्रतिमा का संबंध भाई किस सभ्यता से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, प्लस आप हर एक क्वेश्चन को याद भी कर रहे होंगे। यदि आप भी साथ ही 5 जून से लेकर 23 जून के बीच में ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे साथी, क्योंकि लगातार 2 क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। लगभग 8000 से 9000 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ साथी लगभग 30 क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर को भी देखने को मिलेगा। 40 क्वेश्चन में से याद रखिएगा, पढ़ते रहिएगा करंट अफेयर के भी सवाल आप लोग। ओके, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से पाई गई है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा शहर किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा शहर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विद द्वारा की गई थी? तो प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल जो मोहनजोदड़ो है, इसकी खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विद द्वारा की गई थी? बताइएगा। तो आर.डी. बनर्जी द्वारा। ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो मांडा नहीं है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है? हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? जो हड़प्पा सभ्यता की मुहर थे, इनमें कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो पशु का नाम बैल है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है भाई? तो धौलावीरा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था। यहाँ से आपके पेपर में साथ ही 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता सवाल आया तो इससे बाहर तो सवाल नहीं जाएगा, याद रखना है। तो पूरे क्वेश्चन याद कर लीजिए दोस्त। ओके, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो भाई कार्नेलियन का। ऑप्शन सी कार्नेलियन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है?
तो सिंध में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा ये किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा सुरकोटदा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है? वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी किनारे खुदाई की गई दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो रावी नदी के तट के किनारे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल कैसा था भाई? त्रिभुजाकार टैंक था कि वृत्ताकार की आयताकार की बेलनाकार टैंक था? मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है? सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी? तो सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी भाई? तो वर्गाकार थी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर की दृष्टि से, इसे याद करिएगा आप लोग कि जो सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहर थी इनकी आकृति कैसी थी? तो वर्गाकार टाइप की थी। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो सत्य की ही विजय होती है। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किसमें लिखा गया था? तमिल में, हिंदी में, संस्कृत में या बंगाली में? जो प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखिए संस्कृत में लिखा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 31। डैश यानी किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो पांडवों ने। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो किस वेद में संगीत का वर्णन है? यानी सामवेद में है भाई। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? वो कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो कौन सा प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है? शिव पुराण को, रामायण को, भगवत गीता को या महाभारत को? तो पांचवा वेद आप जानते होंगे साथी महाभारत को कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर साथी चाहिए, आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। यदि आप भी साथी टारगेट बनाए हुए हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करें और आपकी इसमें तैयारी कम दिखाई दे रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके तो उपनिषदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? उपनिषद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो याद रहे संस्कृत भाषा का। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। डैश सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद है सबसे पुराना उपनिषद। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 37। ऋग्वेद में ऐसे कितने सूक्त हैं जिनमें अप्रमाणिक वाल्खील्य भजन शामिल है? ऋग्वेद में ऐसे कितने सूक्त हैं जिनमें अप्रमाणिक वाल्खील्य भजन शामिल हैं? तो 28 सूक्त शामिल है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो याद रखिए न्याय। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा गया है? तो किस भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा गया है? शिव भगवान को, सोम जी को, इंद्र जी को या विष्णु भगवान को? तो याद रहे इंद्र भगवान को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो साथियों जो धनुर्वेद है ये यजुर्वेद का उपवेद है, तो इसका संबंध किससे है बताइए? तो युद्ध कौशल से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 41। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो निरुक्त है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्कोर चाहिए साथी लास्ट में, याद रखिएगा टारगेट आपको डेली मिलेगा क्लास में, इससे आपको पता चलेगा कि आप में डेली का इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, इसलिए टारगेट हम आपको डेली देंगे। ओके, तो आज 50 में से 35 का टारगेट मिला हुआ, तो उसे कंप्लीट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? तो किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 43। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से कौन सा पुषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा पुषाण युग या कुषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, तो पूरा पाषाण तो आता साथी, और नव पाषाण भी आता है, मध्य पाषाण आता है, लेकिन ताम्र पाषाण नहीं आता है। तो सी ऑप्शन ताम्र पाषाण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। पुषाण युग के 3 प्रमुख काल के अंतर्गत ये ताम्र पाषाण नहीं आता है। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पिता कौन था? बताइए, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पिता कौन था? तो याद रहे बर्बरिक थे। बी ऑप्शन बर्बरिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 46। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? तो याद रहे महर्षि वेदव्यास है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 47। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद किससे संबंधित है भाई? तो यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है यजुर्वेद। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 48। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न की अवधारणा देखिए, एक तो जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन। बी और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रखा है? पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह किस जैन तीर्थंकर बना? बताइए, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह साथी याद रखिए 23वां जैन तीर्थंकर बना था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, आज के टॉपिक वाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, महावीर किस नंबर के तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? आप जानते हैं साथी महावीर 24 तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। ऑप्शन सी 24 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए कि आप सभी का इन साथी 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये टॉपिक वाइज आपको क्लास बहुत ही बेनिफिट लग रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। जितने भी सवाल हो रहे हैं साथी आपके प्रीवियस रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखना यहीं से सारे सवाल बनेंगे भी आपके पेपर में। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। डेली क्लास आती है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए। सुबह 10 बजे आएगी यानी 10 AM पे, और शाम में 7:30 बजे डेली क्लास आएगी। 2 क्लास कर लीजिए, बहुत बेस्ट आप स्कोर करेंगे जीके जीएस में। ओके,
तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपनी पढ़ाई कीजिए, डेली मॉक टेस्ट लगाइए, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाइए, आपको बेनिफिट होगा साथी। ओके, मिलते हैं सुबह 10 बजे। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। और आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाए और बेस्ट आप लग। सभी को शुभ रात्रि।